आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में गहराते आतंकवाद। पिछले 3 महीनों में पाकिस्तान में जिस तरह से ट्रेन हाईजैकिंग, पेशावर में हमले, अफगानिस्तान के उसके बिगड़ते रिश्ते, ये सब घटनाएं हुई हैं, तो उससे ऐसा लग रहा है पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट का बलूचिस्तान के नागरिकों का असंतोष का एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन। ये अभी अब लगभग 350 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक पिछले 7 दिन के भीतर मारे गए। नमस्कार दोस्तों, द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में गहराते आतंकवाद की, जिसने कि न सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया है, बल्कि उसको एक गहरे संकट में डाल दिया है। पिछले 3 महीनों में पाकिस्तान में जिस तरह से ट्रेन हाईजैकिंग, पेशावर में हमले, अफगानिस्तान के उसके बिगड़ते रिश्ते, ये सब घटनाएं हुई हैं, तो उससे ऐसा लग रहा है पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। इन सब मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ रिटायर्ड आईएएस श्री अजय शत्रु श्रीवास्तव जी हैं, जो कि पाकिस्तान और दक्षिण एशिया के मामलों के जानकार हैं और इस पर अच्छी पकड़ रखते हैं। सर, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार राजन जी। पाकिस्तान को हम देख रहे हैं कि हालत बिगड़ते जा रहे हैं, और अब बलूच में जो ट्रेन की हाईजैकिंग हुई है, वो तो अपने आप में एक बहुत ही गंभीर मसला था। बहुत निर्दोष लोग मारे गए उसमें। पाकिस्तान की सरकार ने डिक्लेयर नहीं किया कि कितने लोग मरे, और इसके अलावा जो है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ना तो इस बात की कोई पुष्टि हुई है, न ही पाकिस्तान आर्मी ने इसका कोई आंकड़ा जारी किया है। अब हम बात करते हैं कि बलूचिस्तान में जो पहले जो आंदोलन धीरे धीरे चल रहे थे, और एक तरह से वो पाकिस्तान का जो दबाव था उसको झेल रहे थे किसी तरह से, अब वो बहुत एग्रेसिव हो गए हैं। तो बलूचिस्तान की सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बलूचिस्तान में जिस तरह की ये ट्रेन की घटना हुई है, ये एक घटना पहले भी हुई थी पिछले साल 23-24 में, और ये दूसरी बड़ी घटना है जिसमें कि इस तरह से ट्रेन हाईजैक की गई है। उसके बाद पेशावर में पाकिस्तान आर्मी पे हमले भी शुरू हो गए। तो अब जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो खुलकर सामने आ गई है, अटैकिंग मोड में आ गई है, बहुत ऑफेंसिव हो गई है। इस बार की घटना को आप किस नजर से देखते हैं? ये अपने आप में बहुत गंभीर घटना है जी। और ये बलूची समुदाय का, बलूची समाज का, बलूचिस्तान के नागरिकों का जी। असंतोष का एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन है जी। और ये बता रहा है कि ये स्थिति वैसे ही बनने जा रही है कि जैसे बांग्लादेश की 1971 में बनी थी। जी। उसी प्रकार की स्थिति बलूचिस्तान में लगभग बन चुकी है। जी। चूंकि बलूचियों की जनसंख्या तुलनात्मक रूप से बड़ी कम है, जी। 1.5 करोड़ के करीब है, जी। और वहां पर उनके पास में उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो वो बेचारे सिर्फ और सिर्फ उनके साथ में अन्याय हो रहा है जिसको वो भुगत रहे हैं। लेकिन वो अपने स्तर पर जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उस विरोध को बताने के लिए वर्ड को, तो वो उसको सबको समझने की और सब उनके परेशानी और दुखों को समझने की जरूरत है। ये अभी अब लगभग 350 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक पिछले 7 दिन के भीतर मारे गए, और पाकिस्तान की आर्मी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। पाकिस्तान आर्मी तो मुझे ये लगता है, जो आपने ट्रेन की घटना बताई, मेरा इंटरप्रिटेशन तो ये है जी कि जो इनिशियल स्टोरीज आई थी और जो लास्ट स्टोरी तक हम जाएं, जी, तो इनिशियल स्टोरी आई थी कि उस ट्रेन में करीब 450 यात्री थे, जी, जिसमें कुछ लोकल बलूची थे और उसके अलावा पाकिस्तान के आर्मी पर्सनल थे जो जिनकी शिफ्टिंग हो रही थी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जी, और कुछ आईएसआई के फील्ड स्टाफ था। 1:30-2 बजे के करीब ऐसे यह बात आई कि करीब 35 से 40 या 45 बलूचियों ने उसका हाईजैक किया जी। और फिर नेक्स्ट न्यूज ये आई कि शाम को उन्होंने जो उसमें महिलाएं और बुजुर्ग और जो बच्चे थे और जो बलूची नागरिक थे वो करीब 100-125 के करीब थे, उनको खुद छोड़ दिया, जिसको पाकिस्तान आर्मी ने क्लेम किया कि साहब हमने छुड़वाया। लेकिन उन लोगों के इंटरव्यू सोशल मीडिया में थे जिसमें वो कह रहे थे कि साहब हमको उन जो फ्रीडम फाइटर्स थे बलूचिस्तान के, उन लोगों ने हमको छोड़ा। हाँ, बच्चों महिलाओं को पहले अलग कर दिया था,
जो बलूच थे उनको अलग कर दिया गया था। हाँ, आर्मी के जो पाकिस्तान आर्मी के थे उनको मारा उन्होंने तुरंत। नहीं, अभी मारा नहीं, उस समय उनको हाईजेक किया था, उनको किडनैप करके रखा था जी। और उन्होंने अपनी डिमांड रखी थी जी। कि साहब हमारे जो लोग अवैध रूप से गिरफ्तार हैं, हाँ, उनको छोड़ दिया जाए, ये उनकी डिमांड थी। जी। फिर उसके बाद में सोशल मीडिया में एक न्यूज आती रही कि साहब पाकिस्तान आर्मी हेलीकॉप्टर से और डिफरेंट मोड से वहां जहां पे जो स्पॉट एक्शन का स्पॉट है वहां पे पहुंच गई है, जो टनल है, टनल के पास। जी। फिर नेक्स्ट न्यूज 2 आई। एक न्यूज पाकिस्तान आर्मी का ISPR ने कहा कि साहब हमने, हमारी आर्मी ने सारे टेररिस्ट को मार दिया और सारे लोगों को हमने रिहा करा लिया। तो उनका यह क्लेम था कि हमने करीब 28-30 जो वहां पर हाईजेकर्स थे BLA के उन सबको मार दिया है जी। और उस गन फाइट में से 4 लोग मारे गए हैं, बाकी सबको उन्होंने छुड़ा लिया। एट द सेम टाइम BLA का भी एक स्टेटमेंट आया कि हमने जिन लोगों को किडनैप किया हुआ था, जो पाकिस्तान आर्मी के लोग थे 200 से ज्यादा, उन सबको मार दिया जी। लेकिन ना तो कोई वीडियो पाकिस्तान आर्मी ने रिलीज किया जी कि किनको छुड़ाया और कौन टेररिस्ट को मारा, उनकी डेड बॉडी कहां थी, क्या थी, कुछ नहीं दिखाया। ना BLA की ओर से कोई वीडियो आया। वो एक पहले ये भी आया था BLA का कि हमने उन लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया, फिर बाद में आया कि हमने मार दिया, लेकिन BLA की ओर से ना तो कोई शिफ्ट कराने का वीडियो आया, ना किसी प्रकार का कोई एविडेंस आया। मेरी ऐसी धारणा है कि जब पाकिस्तान आर्मी वहां पे 11 मार्च की रात को पहुंची जी, तो वहां पर स्पॉट पे BLA के आर्म फोर्स एंड पाकिस्तान आर्मी के बीच में गन फाइट हुई। उस गन फाइट में BLA के जो लोग थे वहां पर, वॉलंटियर्स जो मारे गए, लेकिन एट द सेम टाइम उस गन फाइट में पाकिस्तान आर्मी के लोग भी सब मारे गए। बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या। मुझे ऐसा लगता है कि लगभग सभी मारे गए होंगे, क्योंकि यदि उन्होंने छुड़ाया होता तो जो पाकिस्तान का मीडिया विंग है, पाकिस्तान में की आर्मी का एक अलग से मीडिया विंग है जिसको हेड ISPR करता है, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन, वो वीडियो जरूर रिलीज करता लोगों के छुड़ाने का, क्योंकि उसकी तारीफ होती। और जिन लोगों ने वहां पर उसमें भाग लिया होता कि यदि इस तरीके से उन्होंने उन BLA के एक्टिविस्ट को मारा है, तो उन लोगों के कुछ इंटरव्यू आते या कुछ उन लोगों का एप्रिसिएशन होता, उन लोगों को निशाने तमगा और निशाने हैदर कुछ दिया जाता, लेकिन सब साइलेंट है। बल्कि ताबूत के फोटो ज्यादा आ रहे हैं, ताबूत बन के भेजे जा रहे हैं अलग अलग एरियाज में। तो पाकिस्तान आर्मी की ओर से किसी प्रकार का कोई एविडेंस या वीडियो नहीं आया जिसमें उन्होंने ये बताया, क्योंकि एक तो उनका स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो गया, जिसमें उन्होंने कहा हमने महिला और उन लोगों को छुड़ा लिया। तो उन्होंने तो खुद ही कह रहे थे कि हमको तो BLA एक्टिविस्ट ने छोड़ा है। अब दूसरा जो वो कह रहे हैं कि हमने सब लोगों को छुड़ा लिया, तो उसका भी कोई वीडियो नहीं है। BLA भी एट द सेम टाइम कह रही है कि वो सारे मारे गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस गन फाइट में काफी नुकसान हुआ दोनों जगह का। और ये भी अभी स्पष्ट स्थिति नहीं है कि जो निर्दोष बेचारे जो बच्चे थे या महिलाएं थे, वो उनमें से कितने लोग छूटे, क्योंकि जो जिनको रिहा किया गया था उनकी संख्या बहुत कम थी, जिस तरह से बातें की जा रही थी। तो उतनी संख्या नहीं नजर आई जितनी की कही जा रही थी। पर उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि जो बलूच एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज हैं, उसमें वो महिलाओं का बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। तो और उन्होंने बच्चों महिलाओं को कोई डैमेज या नुकसान नहीं किया होगा। और इसलिए जो लोग जो है निकल के आए यात्री, वो बोल रहे थे कि उन्होंने हमको अपने आप ही छोड़ दिया। हाँ, अपने आप ही छोड़, क्योंकि वो जो इनमें जो ये ट्राइब है, बलूच है, पश्तो ट्राइब्स हैं जी, इनके कुछ अपने महिलाओं की शिक्षा और इसके बारे में अपने कुछ रिजर्वेशन और कुछ उनके जो डिसीजन है जो अपने आप में गलत है, लेकिन जहां तक रिस्पेक्ट की बात है वो उसमें उनको रिस्पेक्ट करते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं सर कि पाकिस्तान में जो है, एक तो उन्होंने जो ये बलूच लिबरेशन आर्मी है, पहले बलूच लिबरेशन फ्रंट था, अब उसके बाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूच लिबरेशन आर्मी, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? ये अब जो ऐसा एविडेंस आ रहा है कि जिस तरीके से BLA ने जो ट्रेन का हाईजैक किया और उसके बाद की एक्टिविटीज की, उनकी एक अच्छी हाई क्वालिटी की ट्रेनिंग कहीं ना कहीं हो रही है।
उनको कहीं ना कहीं से आर्म्स एम्यूशन मिल रहा है। तो यदि बलूचिस्तान को देखें तो उसके पास में 3 एरिया है। एक तो पाकिस्तान का रिमेनिंग एरिया है, एक अफगानिस्तान है, एक ईरान है। ईरान इनको अभी सपोर्ट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसको डर यह है कि ये कभी ग्रेटर बलूच, क्योंकि कुछ बलूच ईरान में भी रह रहे हैं, तो वो ग्रेटर बलूच की डिमांड करके वहां पर उसको तोड़ने की बात कर सकता है। तो ईरान इनको तो सपोर्ट नहीं करेगा बीएलए को। तो ऐसा लगता है कि इनको तहरीक तालिबान अफगानिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है टीटीपी के साथ, और उसका पहले से ही पंगा है पाकिस्तान के साथ में। तो कॉमन एनिमी है, दोस्त का दुश्मन दोस्त। और बलूचिस्तान में अब चूंकि पश्तो भी बड़ी संख्या में रहते हैं जी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टीटीपी एंड बीएलए के बीच में एक आपसी संबंध बन गए हैं जी, और वो आर्म्स एम्यूशन, ट्रेनिंग, इन सब में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। सीपैक है जो पाकिस्तान का, वो एक कॉमन मुद्दा है दोनों के लिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, बलूचिस्तान और इन लोगों के लिए, क्योंकि जो चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो उसको लेकर पाकिस्तान के लोग ही, और बलूच और अफगान, ये तीनों बहुत बुरी तरह से विद्रोह कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा नाराज हैं, चिड़े हुए हैं। वर्तमान चिंगारी है वो सीपैक के कारण ही जी, क्योंकि सीपैक में चीन को अब बलूचिस्तान के मिनरल रिसोर्सेज पे भी कंट्रोल चाहिए, और वो वहां पर अपने खुद के माइंस वहां पे स्टैब्लिश कर रहा है, खुद के वहां पर एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, और सारा बेनिफिट जो ग्वादर पोर्ट है जी, डीप सी पोर्ट है, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट डीप सी पोर्ट है, जिसमें पूरा चीन का कंट्रोल हो गया है। वहां पे जो बलूची मछुआरे थे, जो मछली पकड़ते थे और जो उनका जीवन यापन का तरीका था, वो पूरा छिन गया है क्योंकि चीन ने उसे रोक दिया है। तो चाहे ये पश्तो हो चाहे बलूच हो, इन लोगों के लिए सबसे बड़ा एनिमी चीन है, और इनके लिए जीवन मरण का प्रश्न है कि यदि सीपैक वहां पर इंप्लीमेंट हुआ तो इनके ये गुलाम बन के रह जाएंगे। तो इसलिए ये पूरी ताकत से विरोध कर रहे हैं। वर्तमान जो तत्कालिक मुद्दा है वो सीपैक का क्रियान्वयन है। तो इस तरह से जो अफगानिस्तान या बलूचिस्तान में चीनी लोगों पर हमले हुए हैं, उसको लेकर चाइना भी थोड़ा सा विड्रॉ हो गया अपनी तरफ से, अब बहुत सारे लोग वहां से चले गए। सीपैक रुक गया है, सीपैक रुक गया है, सीपैक रुक गया है। जितना इन्वेस्टमेंट शुरू में हुआ था 28-30 बिलियन डॉलर, उसके बाद में रुका हुआ है। चाइना की जो फ्यूचर प्लानिंग है, चाइना के साथ में भी प्रॉब्लम यह है उसके सी पोर्ट की है, क्योंकि जो चाइना के सी पोर्ट जो ईस्टर्न चाइना में है, वो उसके दोनों मुहाने में अमेरिका बैठा हुआ है, और चाइना का इंटरनेशनल ट्रेड एंड पर्टिकुलरली जो एनर्जी की सप्लाई है जी, जो पूरे के पूरी गल्फ कंट्रीज से एंड साउथ अमेरिका से एंड अफ्रीका से होती है, वो पूरी की पूरी साउथ चाइना सी से जाती है, जहां पर अमेरिका बैठा हुआ है, इंडिया बैठा हुआ है। तो चाइना को एक इंडिपेंडेंट रूट चाहिए था जो ग्वादर के थ्रू ही हो सकता है। तो जो चीन का जो फ्यूचर विजन एंड फ्यूचर प्लान है वो सीपैक है। उसके भविष्य के सर्वाइवल का प्रश्न है, इकोनॉमी का भी तत्कालिक कोई नहीं। यदि कभी कोई इंटरनेशनल स्ट्रगल होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, वॉर होता है, जिसमें अमेरिका एंड चीन के बीच में कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है, तो चीन का ट्रेड अमेरिका रोक सकता है। चीन प्रोडक्शन में, इकोनॉमी में अभी अमेरिका के आसपास है, लेकिन आर्म्स एम्यूशंस या स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो चीन अमेरिका से बहुत पीछे, अभी भी डिफेंस में अमेरिका बहुत पीछे, अमेरिका बहुत आगे। यदि चीन को आगे फ्यूचर का वर्ल्ड पावर बनना है तो उसके पास में पोर्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट पोर्ट नहीं है, और वो इंडिपेंडेंट पोर्ट उसको ग्वादर से मिल रहा था, जिससे उसकी एक तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के समय कम बच रहा है। यहां से जब वो साउथ चाइना सी से जाता है तो इसमें समय उसको करीब 36 दिन के करीब लगता है, और यहाँ पे 20 दिन में उसका ट्रेड हो जाता है चाइना में, चाइना के लिए। तो उसके लिए सीपैक बहुत इंपॉर्टेंट है चीन के लिए। तो पर तत्काल यदि कहीं इकोनॉमी में कोई फर्क आ रहा है तो चाइना की इकोनॉमी। लेकिन क्या ये माना जाए कि इन सब जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसके बाद ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का बंटना तय है, या पाकिस्तान बंटने की कगार पर है, और बलूच जो है, अफगान है, और जो दूसरे आतंकवादी संगठन है जिसको पाकिस्तान ने पाला पोसा बड़ा किया, अब वो खुद ही पाकिस्तान के खिलाफ आ गए हैं। तो क्या पाकिस्तान के टुकड़े की संभावना जताई जा सकती है? पाकिस्तान के बंटने की संभावनाएं तो पूरी हैं जी,
लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है वो है पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो उसके पास में आइटम है, न्यूक्लियर बम्स हैं, उसका क्या, उसको किस तरीके से मैनेज और कंट्रोल हो सकता है, उस पे पूरी स्टोरी डिपेंड करेगी जी। भारत के साथ साथ अमेरिका और जो अदर वर्ल्ड पावर्स हैं जी। वो सभी इस बात पे चिंतित हैं कि पाकिस्तान के फेल्ड एंड रोग स्टेट होने के कारण जी ये न्यूक्लियर डिवाइसेस कहीं गलत हाथों में न चली जाए। जी। अभी वैसे वर्ल्ड बैंक पूरा कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइवल किया जाए। IMF ने एक तो पाकिस्तान को पहले $8 बिलियन का एक पैकेज दिया था जिससे जो उनको डिफॉल्ट से बचाएं। जी। उसके बाद में उन्होंने एक नया ऑफर दिया है करीब $20 बिलियन का जी। कि जो उनको आगे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए IMF तैयार है। अभी ऑफर है वो, उसमें इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन के स्टेज नहीं है, लेकिन ऑफर है। यदि आपको ध्यान हो, अभी कुछ दिन पहले ट्रंप ने पाकिस्तान की एक तारीफ भी की थी, एक टेररिस्ट को उन्होंने अमेरिका को सौंपा था तो पाकिस्तान को धन्यवाद भी दिया। तो उस स्थिति में ऐसा लगता है कि जो वर्ल्ड पावर्स हैं, दुनिया के जो सुपर पावर्स हैं, वो अभी कोई नहीं चाहता है कि पाकिस्तान एकदम से बिखरे। उसका सिर्फ एक ही कारण है, इसके अलावा और पाकिस्तान की किसी को चिंता नहीं। तो अगर हम सर इसको देखें जो पीछे पलट के, तो पाकिस्तान की क्या गलतियां रही? क्योंकि बलूचिस्तान का जो आज का मुद्दा है, जो गरमाया हुआ है, उनका कहना है कि 1948 में बलूचिस्तान एक फ्री कंट्री बनने की दिशा में था, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया और उसके बाद जो है पाकिस्तान ने आतंकवाद का सहारा लिया, कई गलतियां की और आज ये स्थिति आ गई कि पाकिस्तान आतंकवाद से खुद जूझ रहा है। जो प्रेजेंट बलूचिस्तान है जी, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, करीब 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, यानी लगभग 40% एरिया है पाकिस्तान का। वो 1947 के समय दो पार्ट में था। एक तो ब्रिटिश बलूचिस्तान था जहां पर पॉलिटिकल लीडरशिप थोड़ी बहुत थी, लेकिन वो प्रो इंडिया थी, वो इंडिया में यूनाइट होना चाहते थे। दूसरा एक मेजर कलात स्टेट थी। कलात स्टेट का ब्रिटिशर्स के साथ में 1876 को एक एग्रीमेंट हुआ था। कलात स्टेट वो है जहां पर हिंगलाज माता का मंदिर है हाँ। और भारत के शक्तिपीठ में से एक है। जी। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि वहां पर करीब 17% है जो द्रविड़ भाषा का उपयोग करती है। वहां पे मराठी और तमिल तेलुगु रहते हैं। यानी मराठे वहां पर उसी समय चले गए थे। वहां पे आज भी मराठी भाषी हैं और तेलुगु और तमिल भाषी भी हैं वहां पर। जो कलात स्टेट थी, कलात स्टेट का जो ब्रिटिश के साथ में एग्रीमेंट हुआ था वो यूनिक एग्रीमेंट था। वो जो इंडिया की जो अदर प्रिंसली स्टेट थी उसमें उनके सॉवरेनिटी ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज हुई थी, कलात की नहीं हुई थी। कलात और इंग्लैंड का सिर्फ यह एग्रीमेंट था कि उनके फॉरेन पावर्स को इंग्लैंड सुपरवाइज करेगा, लेकिन बाकी उनको टोटल फ्रीडम होगी। तो एक्चुअली 1947 में जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया 1947 में, उसमें कलात के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। और कलात का जो राजा थे, आप ये भी इंटरेस्टिंग है कि इसके पहले मोहम्मद अली जिन्ना उनके एडवोकेट होते थे। जी। और वो कलात के इंडिपेंडेंस की बात ब्रिटिश एम्पायर से कर रहे थे 1945, 46, 47 से। अच्छा। लेकिन जब वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने कलात स्टेट को ही हड़प लिया। और कलात के जो बलूची थे वो बिल्कुल पाकिस्तान में मर्ज नहीं होना चाहते थे, और ना ब्रिटिश बलूचिस्तान के लोग होना चाहते थे। वहां पर करीब 40% के करीब बलूच हैं और 31-32% के करीब वहां पर पश्तो हैं। ये कोई भी पाकिस्तान में ना तो 1947 में मिलना चाहते थे, ना आज मिलना चाह रहे हैं। और उनका फ्रीडम स्ट्रगल 1948 से चल रहा है। 1948 से उनका फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है और उसमें पाकिस्तान उनके साथ में हिंसा करके उनको दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया है बलूचियों ने, और वो तब से लेके आज तक उनके यहां पर अन्याय और जातियां हैं। उनके बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज है पाकिस्तान के, जिसका एक्सप्लॉयटेशन पूरा आर्मी एंड पंजाबी लीडरशिप करती है, लेकिन बलूचियों को उसका राइट नहीं मिल रहा। बलूचिस्तान में आज भी 70% के करीब लोग बीपीएल में हैं। और जबकि बहुत रिसोर्सफुल जगह है, वहां पे मिनरल्स हैं, सबसे ज्यादा फसलें बहुत अच्छी होती है, ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं,
बहुत सारी चीजें लगती हैं, एंटरप्रेन्योर है वहां पे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनको वहां से उसका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं मिल पा रहा, इसलिए वो 48 से लगे अभी तक कई बार उनकी वेव्स आ चुकी हैं उनके फ्रीडम मूवमेंट की। जी, महिलाओं का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ बलूचिस्तान, जिस तरह से एक्सप्लॉयटेशन था, जिस तरह से वहां के लोगों को टॉर्चर किया, टॉर्मेंट किया जाता था पाकिस्तानी सेना द्वारा, उसके खिलाफ बलूचों को आना पड़ा, क्योंकि इतनी ज्यादा हद हो गई थी कि बलूचिस्तान के लोग ये समझने लगे थे कि हमें एक अलग टुकड़ा मान के रौंदा जा रहा है बुरी तरह से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी एक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आई थी, उसमें करीब उन्होंने 5000 मिसिंग पर्सन की लिस्ट दी है, जिनके ना तो जिंदा होने का कोई सबूत मिल रहा है, ना मरने का कोई सबूत मिल रहा है। तो मिसिंग पर्सन एक अलग कैटेगरी है, बहुत वेरी अनफॉर्चुनेट। ना ये मालूम पड़ पा रहा है कि वो किसी जेल में है, ना ये मालूम पड़ पा रहा है कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है, जी, कहां पर है, क्या उनको मार दिया गया। तो मिसिंग पर्सन की लिस्ट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हुए थे उनके यहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा।